Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes and I, Surbhi Gupta, welcome you all in Mission CUET 2024 series where we aim to score 100 percentile if you have economic subject as a domain subject and you're going to appear for CUET. So, we have already covered 25 videos everybody and वो सारी 25 videos में हमने काफी सारे units cover करे हैं एंड प्रिसाइजली यूनिट 3 से लेके यूनिट 7 तक बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं ब्रॉडली तो हमने पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है एंड इस वीक से हमारा पार्ट 26 स्टार्ट हो रहा है। दैट इज इस वीक से हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो हमारे यूनिट्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो यूनिट 8 है उसका थीम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये पूरा एक यूनिट है गाइस। सो आई वुड वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि इस यूनिट में जो आप अगर क्लास 12th में है या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास 11th में रहा है, आई डोंट नो आप सीबीएसई स्टूडेंट है या आप कौन सा बोर्ड दे रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो 3 चैप्टर्स हैं वो इस यूनिट में आ जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। बेसिकली 1947 में कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन 1950 से 90 तक कैसे थी, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 यानी एलपीजी। तो ये तीनों ही चैप्टर आ जाते हैं इस होलिस्टिक यूनिट में। ओके एंड ऑल्सो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे, अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स देखने एवरीवन, तो मिशन सीयूईटी 2024 के नाम से ही प्लेलिस्ट है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। This is about me everyone, so if you want to know about me you can pause and read. If you want to know more about me then you can definitely ask in the comment section and I will be happy to answer. Then this is my scorecard of CUET and आपको दिख रहा है इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैंने 2023 में ये एग्जाम दिया था एज अ टीचर जस्ट टू सी व्हाट आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू इज यू नो करेक्ट या मुझे भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है एज अ टीचर, बट यू कैन सी कि इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट मेरे 100 परसेंटाइल थे, दैट इज 200 मार्क्स एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी स्कोर कार्ड भी ऐसा ही दिखे सीयूईटी का, दैट मीन्स यू कैन ट्रस्ट मी। सो एजेंडा पॉज करके पढ़ सकते हैं, सिलेबस देख लेते हैं इस यूनिट का। ये सिर्फ यूनिट 8 है क्योंकि इस वीक का थीम हमारा यूनिट 8 है। उसमें भी मैं एवरी डे गाइस चैप्टर, जैसे आज मंडे है पार्ट 26, तो ये चैप्टर विल फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नेक्स्ट 2 डेज, आज का दिन और कल का दिन। उसके बाद पार्ट 28 से यानी वेडनेसडे थर्सडे मैं आपको दूंगी इंडियन इकोनॉमी 1950 से 90 एंड देन इस वीक के एंड तक यानी फ्राइडे एंड देन कमिंग वीक मंडे आई विल गिव यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। सो 2 वीडियोस ऑन एवरी चैप्टर, ठीक है, बिकॉज दिस हैज 3 चैप्टर्स, सो 3 चैप्टर्स है इस पूरी यूनिट में, तो मैं आपको 2 वीडियोस ऑन ईच चैप्टर दे रही हूँ। तो ये थीम हमारा नेक्स्ट वीक मंडे तक एक्सटेंड हो रहा है। ओके, यू कैन रीड यहाँ पे क्या क्या है एंड यही से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग नोटेबल एस्टिमेटर्स whose estimates during the colonial period was correct and very significant. So पहली बात, उस टाइम ना नेशनल इनकम colonial टाइम पे बहुत ज्यादा एस्टिमेट नहीं करी जाती थी, फिर भी ये कुछ लोग जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं इन्होंने कोशिश की थी, बट इनमें से भी सबसे एप्ट जो थे एस्टिमेट्स वो थे वी के आर वी राव के। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 4। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, कि ऑब्वियसली द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income. दादा भाई नौरोजी, और जो आपको चारों ऑप्शन दे दिए इन चारों ने कोशिश की थी। इनमें से इट वाज राव whose estimates during colonial period was considered very significant as it is line उठाई है, you can see, and आपको उसका क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन chronological order। ठीक है, chronological order। So guys, with this I would want to mention a point कि ये यूनिट जो है ना इसमें डेटा का रोल होता है। सो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं हमें डेट्स याद रखनी है, हमें ईयर याद रखना है, इस यूनिट में हाँ याद रखना है, एंड मैंने आपका काम थोड़ा सिंपल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, ड्राइव का लिंक है, वहां पे मैंने नोट्स बना के एक एक्सेल शीट बना दी है जहाँ पे मैंने लिखा है कि कौन से इवेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चैप्टर वाइज शीट्स हैं, आप देख सकते हो शीट्स पे नीचे क्लिक करके कि कौन से फैक्ट्स एंड फिगर आपको कौन से चैप्टर से याद रखना है। एंड ऑल्सो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको अपडेट करती रहूंगी एज एंड व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड, बिकॉज जो लास्ट यूनिट है उससे भी डेटा याद रखना होता है। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, then year of Great Divide, opening of Suez Canal, introduction of railways, incorporation of TISCO। डेफिनेटली आपको इन पांचों का ईयर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी क्रोनोलॉजिकल क्या है कि कौन पहले हुआ
कौन सा इवेंट बाद में हुआ, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपको क्या याद रखने की जरूरत है एवरीवन। आई थिंक या नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे वो भी इसी लाइंस पर है, बट उसको मैच द कॉलम में दे दिया है, ठीक है। उसमें भी इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, टिस्को कब आया था, स्विस कैनाल ओपनिंग कब हुआ था, ये याद रखना क्रिटिकल है, ठीक है। तो पहले हम ईयर्स देख लेते हैं। रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1850 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869 में। उसके बाद 1881 में पहला सेंसस आया था, ठीक है। टिस्को 1907 में आया था। एंड आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो स्टेज था बेसिकली 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, उससे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था। अब आता है क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट सेंसस कब हुआ, 1881 में, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, 1921। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल 1869, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को 1907। अब अरेंज कर लो, पहले क्या हुआ है, पहले डी हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई है, सी। उसके बाद क्या हुआ है, फर्स्ट सेंसस हुआ है, ए। उसके बाद क्या हुआ है, टिस्को आया है, ई। एंड लास्ट में आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है यानी बी। तो डी सी ए ई बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, डी सी ए ई बी हमारा करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850, ठीक है। ए है 3, एलिमिनेशन हो सकता है नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921, सो बी है 1। उसके बाद टिस्को 1907, सी है 2, एंड आपका जो डी है स्विस कैनाल ओपनिंग वो है 4। तो ये ऑप्शन देख लो 3, 1, 2, 4 कहां पर है, 3, 1, 2, 4 आई कैन सी ऑप्शन बी। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड अ लॉट मेनी क्वेश्चन यू विल सी इस यूनिट से ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस यूनिट में। एज आई टोल्ड यू इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आते हैं, आता ही आता है। 1 क्वेश्चन इज अ मस्ट, ये आ गया आप स्कोर कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी आपको ये बात याद रहेगी, आप खुद मुझे याद करोगे कि या आई वाज सो करेक्ट अबाउट इट, ठीक है। Then last question of the day, the stagnation in agriculture prior to 1947 in India was caused mainly because of various systems of, ठीक है। किस वजह से हुआ था गाइस, द करेक्ट आंसर इज लैंड सेटलमेंट, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी में देख लो, द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट। एज इट इज लाइन बना के, एज इट इज एक लाइन पिक करिए एनसीईआरटी में से, उसका क्वेश्चन दे दिया, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड वीडियोस पसंद आ रही हैं पता है, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट छोड़ कर जाओ। एंड मेनी ऑफ यू आर वाचिंग द वीडियोस बट नॉट सब्सक्राइबिंग, गाइस प्लीज सब्सक्राइब। आई नो आपका थोड़ा सा टाइम लगना है, जस्ट फ्यू सेकंड्स, बट इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। सो प्लीज मतलब आप कर दो सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में एंगेज करो, आंसर्स करो, क्वेश्चंस पूछो, सो दैट आई कैन हेल्प यू। I would be love, I mean I love to help you beyond economics, जो भी मेरी help चाहिए as a student आपको, okay, and I'll see you tomorrow everybody, till then keep preparing and all the very best.